शीर्षक महास्थबिर जातक अध्याय 2 गडेर मैदान। आज जहां कर्जन गार्डन है, उन दिनों वहां एक बड़ा तालाब था और वहीं से मैदान शुरू होता था। मॉन्यूमेंट के नीचे लोगों का सैलाब उमड़ा है। सुबह उजली हो चली है, पर कोहरे में सब कुछ साफ नहीं दिखता। भीड़ का बड़ा हिस्सा निम्न वर्ग का है। आज की तरह ऊंच नीच की सीमाएं तब खुली नहीं थीं। तब पैसे से भद्र और अभद्र नहीं तौले जाते थे। कौन किस वर्ग का है, यह एक 5 साल का बच्चा भी चेहरा देखकर बता देता। लोगों की चीख पुकार से इतनी ठंड में भी जगह गर्म हो उठी है। अधिकतर लोग अपने खोए साथियों के नाम चिल्ला रहे हैं। बीच बीच में भीड़ अचानक एक ओर दौड़ती है, फिर ठिठक जाती है। क्या हुआ है? स्थबिर ने देखा। 3 पुलिस वाले हजारों सिरों पर बेलगाम लाठियां चला रहे हैं। वह दृश्य देखते ही अस्थिर रो पड़ा। स्थबिर बोला, मत रो, मेरा हाथ कसकर पकड़। अस्थिर ने अपने नन्हे हाथों से स्थबिर का हाथ पूरी ताकत से थाम लिया। महादेव पीछे से चिल्लाए, तुम तीनों हाथ पकड़कर रहो, वरना खो जाओगे। अगर खो गए तो जेब में जो कार्ड है वो पुलिस को दिखाओ, घर पहुंच जाएगा। सावधान रहो, पुलिस के अलावा किसी को भी कार्ड मत दिखाना। स्थबिर ने एक बार जेब में हाथ डालकर कार्ड देखा। कमलालेबू अभी भी अनछुआ पड़ा था। पिता की निगाहें उस पर नहीं थीं, तो उसने कार्ड जेब में ही छिपा दिया। तभी अचानक भीड़ विशाल और क्रोधित हो उठी। देखा गया, लोग बेहोश सदृश दिशा निर्देश भूलकर दौड़ने लगे। दौड़ कहें या फैलना कहें, लोग चारों ओर बिखर गए। स्थबिर और उसके 2 भाई एक साथ ठहरे, किंकृतव्य विमूढ़ होकर देखा। तभी कुछ पुलिस सवार निहायत निर्दयी होकर उन विशाल भीड़ के ऊपर घोड़े दौड़ा रहे थे। सवारों में से 2 के लाल चेहरे थे और 2 के तिरछे। तिरछों में से एक सिख था, दूसरा शायद पठान। उन दोनों के गाल पर पट्टी थी और ऊंची मूछें। वे केवल घोड़े चला रहे नहीं थे, भीड़ के बीच निर्दोष तमाशबीनों को निष्ठुर प्रहार करते हुए दौड़ रहे थे। स्थबिर के पास से एक सवार तीव्र गति से निकला। तीनों भाई हैरान रह गए। घोड़े के नाक, मुंह और शरीर से हूं हूं की धुआं निकल रहा था। स्थबिर बोला, दादा, घोड़े के पेट में आग लगी है। स्थिर हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, देख, मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। स्थिर ने एक बार हा कहा तो उसके मुंह से भी भक भक कर धुआं निकला। स्थबिर ने भी एक बार हा कहा तो उसके मुंह से भी धुआं निकला। अस्थिर ने भी एक बार कहा और वही हुआ। अब देखा गया, मंच के हजारों लोगों के मुंह से भी हूं हूं कर धुआं निकल रहा था। अस्थिर बोला, दादा, सभी के मुंह में आग लगी है। मुंह फोड़ों की टोली दौड़ते दौड़ते रेड रोड पार करके अब जहां युद्ध के मृत सैनिकों की स्मृति स्थल बना है, वहीं मैदान में पहुंचकर हांफने लगी। इतने समय तक भय और उत्साह में बच्चों का ध्यान पिता की मौजूदगी पर बिल्कुल नहीं था। सवारों ने भीड़ को वहां तक पहुंचाकर चले गए। तब स्थिर बोला, बाबा कहाँ है? महादेव पास ही थे। भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर वे बच्चों के पास आए। उनसे दूर जाने का अपराध शायद अभी स्थिर को फटकार खिला देगा, इस चिंता ने स्थबिर का मन करुण हो गया। लेकिन जब उसने पिता का चेहरा देखा तो महसूस किया वे किसी और ही विचार में मग्न हैं। मैदान में अभी भी घनी कुहासा फैली हुई थी। दूर के पेड़, लाट के घर या जहाज की मास्टुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूर्व दिशा में सूरज उगाया, लेकिन उसकी कोई चमक नहीं। सूरज की किरणें कुहासे पर पड़ीं, पर उसे भेद नहीं पा रही थीं। जैसे पानी पर तैरते तेल की बूंदें हल्की हल्की झिलमिला रही हों, वैसे ही धुंधली कुहासे में कहीं कहीं थोड़ा प्रकाश बह रहा था। भीड़ में विभिन्न आकार, विभिन्न वर्ग, विभिन्न उम्र के लोग थे। लंबे ओवरकोट वाले से लेकर लंगी पहने लोग तक लगभग सभी चिल्ला रहे थे, अधिकांश अपने खोए हुए साथी के नाम लेकर। बंगाली, उड़िया, मेचोबाजारी उर्दू और गया छपरा जिले की हिंदी मिलीजुली उस भीड़ का हलचल। स्थिर, स्थबिर और अस्थिर जिस जगह पर आए, वहीं पास में 5-6 लोग उकड़ू होकर बैठे थे, बीड़ी फूंक रहे थे और जिसे कांचा खिस्ती कहते वही कर रहे थे। स्थिर, स्थबिर और अस्थिर तीनों को उसकी भाषा समझ नहीं आई। फिर भी वो यौन विज्ञान से भरी रहस्यमयी बातें बच्चों के मन पर असामान्य आकर्षण के साथ अंकित होने लगीं। उन शब्दों को सुनते सुनते स्थिर और स्थबिर के मन में एक नई चेतना की झलक उभरने लगी। अंधकार में वह चेतना अज्ञानीपन और निषेध शासन की चिंता से ढकी थी, फिर भी उसमें रहस्य का संकेत साफ था। तीनों भाई उस दृश्य को निगलते रहे। तभी भीड़ का शोर अचानक बढ़ गया। कुहासे की धुंध में दूर देखा, 4-5 सवार भीड़ की ओर घोड़े दौड़ाते आ रहे थे। भीड़ में घुसते ही लोग चारों ओर भागने लगे। सवारों के हाथ में बेत की छड़ें थीं। घोड़े पर बैठकर वे भीड़ पर प्रहार कर रहे थे और भीड़ को आगे की ओर धकेलते जा रहे थे। लगभग 10,000 लोगों की भीड़
सवार पुलिस 5 ही थे, उनमें से एक गोरा और बाकी 4 देशी। स्थबिर हैरान रह गया। देशी सवार ही मार रहे थे, कोई भी बांग्ला नहीं था। गोरा सवार पीछे पीछे आ रहा था। बीच बीच में कुछ लोग अनजाने में आगे निकल जाते तो सवार उनके पास पहुंचकर घोड़े पर बैठकर भीड़ को जबरदस्ती पीछे खींचते। फिर वह विशाल जनसागर आगे बढ़ने लगा। पीछे और किनारे से 5 सवार पुलिस कुत्ते की तरह भीड़ को नियंत्रित करते, एक को भी भटकने नहीं देते। महादेव इस भीड़ के बीच नहीं गए। सवारों के करतब देखकर वो बच्चों के पास आकर खड़े हुए। यहीं खड़े रहो, एक कदम भी मत हिलो। स्थिर और स्थबिर अपने पिता के दोनों ओर खड़े हो गए। अस्थिर को उन्होंने अपने पास खींच लिया। उनकी आंखों के सामने वो प्रहारित और भगाए गए मनुष्यों का समुद्र धीरे धीरे दूर होता चला गया। धीरे धीरे वो भीड़ रेड रोड पार कर दूसरी ओर चली गई। फिर सारे दृश्य पर धूसर कुहासे की चादर फैल गई। खाली मैदान में महादेव तीनों बच्चों के साथ खड़े रहे, स्थिर पत्थर की मूर्ति सा। जो जन समुद्र पशु के तरह तड़पता हुआ आंखों के सामने विलीन हो गया, वो जैसे उनके अंतरात्मा में उतर गया। ऐसा प्रतीत हुआ वो उस लांछित, प्रहारित, अपमानित मानव कुल की समझने की क्षमता तक खो चुके पशु मनोवृत्ति वाले मानव विरोध की मूर्ति बन स्थिर खड़े थे। स्थबिर ने एक बार स्थिर के चेहरे की ओर देखा। उनके बड़े पहलवान और सर्वविद्या विशारद बज्र बंटुल, बड़े के दोस्त 90 साल के दादा का चेहरा किसी विचार में उदास हो गया। फिर उसने पिताजी की ओर आधे आंख से देखा। पिता के गौरवपूर्ण चेहरे पर सूर्य की पहली किरणें पड़ी, लाल और चमकदार। उनके विस्तृत माथे के बाएं और 1 अंगुली चौड़ी कट का निशान भौं के नीचे से शुरू होकर सीधे सिर के भीतर तक गया। उनका स्वभाव संयमित गंभीर चेहरा किसी गहरी पीड़ा में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद महादेव ने अस्थिर को गोद में उठाया और धीरे से कहा, चलो। भीड़ को जिस दिशा में भगाया गया था, महादेव उसी ओर बढ़े। लगभग 10 मिनट मैदान में चलते हुए सड़क पार की और एक और मैदान पर पहुंचे। यहां भीड़ भारी थी, यहीं तमाशा दिखाया जाएगा। अस्थिर और स्थबिर ने आह भरकर राहत पाई। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। एक बड़ी जगह को रस्सी से घेरा गया था। रस्सी के चारों ओर लोग खड़े थे। कुआसा छटने से सब कुछ अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। महादेव घूमे और थोड़ी खाली जगह ढूंढी। आयु और कद के हिसाब से पहले अस्थिर, फिर स्थबिर और अंत में स्थिर को खड़ा किया। खुद उन्होंने पीछे आकर खड़े होकर धक्का सहने के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया। तब भी चारों ओर से लोगों के झुंड लगातार आते रहे। धीरे धीरे महादेव के पीछे 3-4 और लोग खड़े हो गए। भीड़ की धक्का मुक्की में लाइन बनाए रखना मुश्किल था। पीछे से कभी कभी अचानक ऐसी लहर आती जिसके दबाव में सामने वाले लोग संभल नहीं पाते और रस्सी के पार अर्थात घिरे हुए इलाके में जा गिरते। रस्सी के उस ओर विदेशी कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। वे दौड़ते आए और गिर पड़े लोगों को छड़ी के मार से संभालते हुए उनके मातृकुल के वरिष्ठ पुरुषों से पहचान करवा रहे थे। अगर वंशवृद्धि होती तो साल के पहले दिन की इस 1 घंटे की घटना में कोलकाता की आबादी शायद 2 गुनी हो जाती। वहीं मैदान में महाव्यस्तता शुरू हो गई। खच्चर पर सवार तोप गाड़ियों की आवाज झमझम करती हुई आई और एक तरफ सवारी में खड़ी हो गई। झुंड में सफेद और घोड़े सवारों के दल बेधड़क इधर उधर दौड़ने लगे। सबीर के मन में आया, असली युद्ध अभी नहीं हुआ, शायद ये युद्ध से पहले की हलचल है। भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, तुरुक सवार आ रहे हैं। मंच पर नजर पड़ा। मैदान के कोने से एक समूह घुड़सवार दौड़ते आ रहे हैं। स्थबिर सोचने लगा, इन्हें तुरुक सवार क्यों कहते हैं? हाय रे तुरुक, तुम कब आए, कब अदृश्य हो गए। इतिहास के कितने पन्ने ढके पड़े हैं, फिर भी तुम्हारा भूत आज भी हमारे सिर पर सवार है। अचानक स्थबिर की नजर पड़ी, जैसे मैदान में एक विशाल रंग बिरंगा चित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। काले झुर्रियों वाले पैंट, लाल चमकदार कोट, अजीब सी टोपी सिर पर, साथ में बंदा बंदूक ऊपर उठाए, हजारों कदमों से बढ़ते हुए। अद्भुत दृश्य। सवेरे की सुनहरी धूप इनके बोसों पर चमकती। ऐसा लग रहा जैसे कोई सपनों के नगर से ये लोग बिजली की चमक लिए इस दुनिया में उतर आए हों। जैसे जैसे वे करीब आए, समझ आया ये सैनिकों का दल है। स्थबिर ने अस्थिर को झटका देकर कहा, देखा, ये सभी सोल्जर हैं। कुछ देर बाद छोट लाट यानी उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और थोड़ी देर बाद बड़ा लाट अर्थात गवर्नर जनरल बड़े फिटनों पर चढ़कर आए। वे आते ही उस तोपों की कतार के एक एक करके फूटने लगे दम दम। स्थबिर ने अस्थिर से कहा, जंग शुरू हो गई। उनके सामने सीधे रस्सी पकड़कर खड़ा था एक आदमी, आयु लगभग 27-28 साल, बाह मोड़ी हुई, चेहरा जांगदार और दमदार। लगभग 1 महीने पहले उसका सिर मुंडा गया था, अब आधा इंच सा खुरच खुरच बाल हो गए थे। यह आदमी पहले से ही आसपास के लोगों को हंसाने के लिए मजेदार बातें कर रहा था। स्थबिर ने सुना और कहा, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई खोखा। आदमी ने टूटी फूटी बंगाली में हंसते हुए कहा, जंग अभी शुरू होने में देर है छोटे। उसकी ये बात सुनकर आसपास के लोग सब हंस पड़े।
स्थबिर अप्रस्तुत होकर ऐसा दिखाने लगा जैसे ये बात उसे नहीं संबोधित की गई हो। ठीक उसी समय मैदान में चट-चट की आवाज गूंजी। सब लोग मुड़े और देखा, गोरों की पलटनों की कतार बंदूकें फेंक रही थी। जैसे ही गोरे अपनी बंदूकें चला चुके, देशी सैनिकों ने अपनी बंदूकें फेंकी। फिर फटाफट चटाचट दमदम की पागल होड़ शुरू हो गई। मैदान के बीचों बीच ये महायुद्ध दर्शकों के दिलों में भी तुरंत असर डालने लगा। अचानक उनके बीच भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब आगे पीछे जोर जबरदस्ती चल रही थी, पीछे से एक प्रचंड ठोकर लगी। सामने खड़े बाह मुड़ी और दमदार आदमी सहसा छिटक कर रस्सी के पार जा गिरा। रस्सी के पास खड़ा शांति रक्षक पहरेदार ये दृश्य देखकर 3 छलांग में वहां पहुंच गया। अपने हाथ की रूल से उस आदमी के सिर पर 8-10 घूंसे जड़ दिए। क्षण भर में वही जोरदार धक्का मुक्की रुक गई। हैरान और स्तब्ध भीड़ चुपचाप उस पहरेदार की ओर देखने लगी। इस भीड़ में भारत के लगभग सभी प्रांतों के लोग थे। 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के वृद्ध तक, धनी, मध्यम वर्गीय, गरीब, भद्र, छोटे कर्मचारी, व्यापारी, किसी के भी चेहरे से एक छोटी सी शिकायत या सहानुभूति की भाषा नहीं निकली। इस अत्याचार के बीच बंगाल और भारत के नवजागरण के बीच धीरे धीरे बोए जा रहे थे। जब उस आदमी के चेहरे पर पीड़ा की रेखा उभरी, स्थबिर ने चारों ओर देखा तो कई के चेहरों पर वही पीड़ा झलक रही थी। एक बार पीछे मुड़कर देखा, स्थबिर की आंखें नम हो चुकी थी। मानव मानव को मार रहा है, यह दृश्य स्थबिर की आंखों में नया नहीं था। उसका पिता तो लगभग हर दिन स्थबिर को मारते थे। 5 साल की उम्र में स्थबिर खुद भी कई बार मारा गया था, लेकिन प्रहार का यह भयंकर रूप उसने पहले कभी नहीं देखा। उसके मन में विचार आया, काश इस आदमी के बजाय उसके पिता यहां खड़े होते। ये सोच उसके मन को कसकर पकड़ ले गई। एक असहनीय पीड़ा उठने लगी। स्थबिर अस्थिर हो गया। वो पिता के हाथों प्रहार से डरता था, लेकिन उस दिन उसने महसूस किया पुलिस का मार पिता के मार से कहीं अधिक भयानक था। वो पीड़ित आदमी इस तरह लांछित होकर 2 कदम पीछे हटकर फिर लाइन में खड़ा हो गया। लज्जा और अपमान में उसने किसी की ओर न देखकर मैदान की ओर देखा। 1 मिनट बीतने के बाद भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, अरे तुम्हारा सिर फट गया है, खून तो बह रहा है। सभी की नजरें एक साथ उसके सिर की ओर गई। स्थबिर ने देखा उसके दोनों कंधे और गर्दन के पास की जामे की शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। कान के पास से खून की एक पतली धार नीचे गिरकर शर्ट पर आ गिरी। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग जो अब तक असहज थे, धीरे धीरे अपनी आवाज उठाने लगे। वे उस कांस्टेबल के अमानवीय अत्याचार का हल्का सा विरोध कर रहे थे। मैदान में अभी भी ढमढम चड़पड़ की आवाज गूंज रही थी। तभी महादेव 4-5 लोगों की पंक्ति को चीरते हुए सीधे आगे आए। उस घायल आदमी को पकड़कर चीख पड़े, अरे कौन सा पहरा वाला ने तुम्हें मारा? पीड़ित आदमी अभी भी पहरेदार की मार का असर सह नहीं पाया था। उसके मन में ख्याल आया, ये भी शायद पुलिस का आदमी है। सिर फट गया, अब हाथ पांव भी तोड़ देगा। महादेव ने फिर जोर से कहा, किसने मारा बताओ? तभी वही पहरेदार जो घमंड में पांव मारते मारते वहां आया। घायल आदमी कांपते हुए अंगूठे से इशारा कर दिखाया, यही मारा। पहरेदार ने तिरस्कार भरे स्वर में धमकाते हुए पूछा, क्या हुआ? महादेव बोल उठे, तूने इसे मारा है, देख रहा है इसका सिर फट गया है। पुलिस की नौकरी करता है, इसलिए क्या तेरे बदन पर इंसान की खाल नहीं है? अगर इसने कोई अपराध किया है तो पकड़कर थाने ले जा, हाकिम है, वही सजा देगा। तू कौन होता है सजा देने वाला? पहरेदार गुर्राया, तू कौन है रे? ये सवाल सुनकर महादेव एक पल को ठिठक गए। फिर अगले ही क्षण अपने को समेटकर पूरी ताकत से चिल्ला उठे, मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा बाप हूं। पीछे से लोग हो करके हंस पड़े। स्थिर और अस्थिर, इस उम्र में ही वे अपने बाप को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे थे। वे हंस न सके। उनके नन्हे दिलों में किसी बड़े संकट की आहट कांप कर उठी। स्थबिर के मन में आया, इस समय अगर मां पास होती तो ये हंगामा शायद खड़ा ही ना होता। महादेव के मुंह से ये बात और ऊपर से उन लोगों की व्यंग भरी हंसी, पहरेदार पुंगव तेल में डाले बैंगन की तरह भभक उठा। वो चिल्लाया, क्या कहा? महादेव झुककर रस्सी के नीचे से निकल गए। सीधे उसके सामने जाकर गरजते हुए बोले, मैं तेरा बाप हूं। इस निर्दोष आदमी को इतनी निर्दयता से पीटने के लिए मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर बाप या गाएगा। भीड़ में अब हंसी की लहर नहीं उठी। उल्टे मामला जिस तरह से भयानक रूप ले रहा था, उसे देखकर लोग चुपचाप एक एक करके हटने लगे। आज के समय में एक बंगाली की आंखों में यह दृश्य बहुत लज्जाजनक लग सकता है, पर सन 1896 में कलकत्ता के इस नकली युद्ध मैदान में खड़े होकर किसी पहरेदार को गाली देना या उस पर हाथ उठाने की बात तो दूर, ऐसा दृश्य चुपचाप खड़े होकर देखने वाला आदमी भी लाख में एक होता। ये कहते ही महादेव ने अपने बदन से रैपर उतार दिया और भीड़ की ओर फेंक दिया। स्थिर ने झट से उसे लपक लिया और अपने पास रख लिया। उधर पहरेदार मुड़कर लगभग 25 गज दूर अपने जोड़ेदार को पुकारने लगा,
जूड़ेदार उस समय भीड़ पर रूल ठोक ठोक कर शांति बनाए रखने में लगा था। उसने एक बार इधर देखा, फिर दोबारा अपने काम में लग गया। जूड़ेदार का चेहरा देखकर पहरेदार के सीने में शायद फिर से साहस लौट आया। उसने रूल उठाया, महादेव की ओर देखकर बोला, सुअर के बच्चे, तुरंत रस्सी के उस पार जा। नहीं तो यह रूल देख रहा है। महादेव ने अब अपनी कमीज भी उतार दी, उसे मैदान पर फेंकते हुए बोले, तुम्हारी मौत पास आ चुकी है। यह कहकर उसके हाथ से रूल झपटकर छीन लिया और दहाड़कर बोले, पगड़ी खोल। जिस तरह इस नंगे सिर पर मारा है उसी तरह तेरे नंगे सिर पर मारूंगा, जब तक खून ना निकल आए। महादेव की 44 इंच की छाती, 19 साढ़े 19 इंच की बाहें, उनकी फूली हुई सांसें, यह सब देखकर पहरेदार का बच्चा स्तब्ध रह गया, बस ताकता रहा। महादेव चिल्लाते रहे, पगड़ी खोल। पगड़ी पर मारूंगा तो असर नहीं होगा, तेरे नंगे सिर पर मारूंगा, समझा क्या बदमाश? पगड़ी खोल। हर सांस के साथ उनका सीना और फूलने लगता। पहरेदार के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। रूल उसके हाथ में नहीं, भाग भी नहीं सकता। उसी बीच भीड़ बहुत पतली हो चुकी थी। थोड़ी दूर फिर से ऐसी धक्का मुक्की शुरू हो गई थी कि 3-4 पहरेदार मिलकर भी रूल चलाते हुए लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। स्थबिर और अस्थिर फूट फूट कर रो पड़े। स्थिर बेचारा बाप का रैपर हाथ में लिए रोते रोते खड़ा है। मैदान में दुम दाम फटाफट अब भी चल रहा है, पर उन सब आवाजों के ऊपर महादेव की गर्जना सुनाई दे रही है। पगड़ी खोल, अपने हाथ से खोल। रूल सिर पर कैसी लगती है, आज तुझे थोड़ा समझा दूंगा। भीड़ थोड़ी पतली होते ही वो घायल आदमी बैठ गया। महादेव चिल्ला रहे थे, तभी वो अस्वस्थ होकर लेट गया। भीड़ के लोग बोलने लगे, अच्छे तो गया, हवा छोड़ दो, सरक जाओ। महादेव के कानों में ये शब्द पड़े तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फिर रूल जमीन पर फेंक दिया और सीधे उस आदमी के पास जाकर बैठ गए। पहरेदार नंदन ने रूल झपट कर उठाया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए चले गए। महादेव बोले, कोई कृपा करके थोड़ा पानी ला सके? आदमी बेहोश हो गया है। भीड़ में से किसी ने कहा, यहां पानी कहाँ मिलेगा, वो पोखर है थोड़ी दूर। महादेव एक बार करुण दृष्टि से चारों ओर देखा, फिर जमीन से कमीज उठाकर कंधे पे डाल ली। ठीक उसी तरह उन्होंने उस आदमी को 2 हाथों से उठाया, भीड़ को धक्का देते हुए खाली जगह में पहुंच गए। चिल्लाते हुए बोले, स्थिर, स्थबिर, अस्थिर, बाहर आओ। आदेश पाते ही बच्चे भीड़ को धक्का देते हुए बाहर निकले। फिर महादेव हूं हूं की आवाज करते हुए दौड़ने लगे। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आज के बंगाल क्लब के सामने मैदान के बीच जो बड़ा पोखर है, महादेव दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे और उस आदमी को जमीन पर लिटा दिया। दौड़ते समय किसी झटके की वजह से या किसी और कारण से आदमी अब तक होश में आ चुका था। जमीन पर लिटाते ही वो फड़फड़ाकर चीखने लगा। महादेव उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे तेजी से किनारे पार करके पानी की ओर बढ़ गए। पड़ाव रहित पोखर, चारों तरफ कीचड़। किनारे तक बढ़ते बढ़ते महादेव का पैर फिसल गया, लगभग कमर तक पानी में डूब गए। फिर क्या खींचतान, क्या संघर्ष, पुष्करणी, कीचड़ हर ओर। महादेव के दोनों पैर हाथ से नहीं, हाथ पांव मिलाकर भी हाथ के नीचे पांव डूबते जा रहे थे। एक पैर उठाओ, दूसरा पैर फिर भी फिसल जाता। भारी शरीर कीचड़ में संभालना नामुमकिन। कुछ ही समय पहले जिस आदमी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहरेदार को चुनौती दी थी, उसकी ये असहाय स्थिति देखकर दया जाग उठी। कई प्रयासों के बाद महादेव पूरी तरह भीगे हुए किनारे पर आ पहुंचे। एक जूते की एक पट्टी पानी में रह गई। वहीं घायल आदमी उठकर बैठ गया। महादेव ने अपनी कोहनी मोड़कर उसके घाव धोने शुरू किए। एक बार में काम नहीं हुआ, 2-3 बार धोकर घाव से कीचड़ निकाला गया। फिर कोहनी से छूते हुए बैंडेज बांधा गया। अद्भुत बैंडेज था। एक आंख के अलावा उसके कान, सिर, मुंह, गला सब ढक दिए गए थे। खैर, 50 बार खोलो, ठीक से बांधो, फिर से खोलो। ऐसा करते करते लगभग 1 घंटा बीत गया। अंततः बैंडेज का काम खत्म हुआ। महादेव फिर पानी में उतरे जूते खोजने के लिए। आधा घंटा डुबकी लगाने के बाद भी जूते का पता नहीं चला। हताश होकर वे उठे। सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह कीचड़ से भरे। धोती भी बची हुई थी, पर किसी तरह शालीनता बनाए रखना नामुमकिन। अत्यंत गंभीर और चिंतित चेहरे के साथ महादेव ने जमीन से कपड़ा उठाया, कंधे पे डाला, स्थिर के हाथ से रैपर लिया और अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। फिर उसी कीचड़ लेपे जूते को हाथ में लेकर छोटों से बोले, चलो। वो आदमी अब भी वहीं बैठा था। महादेव उसके पास गए, फिर लौटकर पूछा, तुम घर जा पाओगे? बैंडेज में ढका चेहरा उठाकर वो कुछ देर महादेव की ओर कृतज्ञ नजरों से देखता रहा, फिर बोला, बाबू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप घर जाइए, मैं अकेले ही जा लूंगा। महादेव हल्की हंसी के साथ बोले, ऐसी हरकतें फिर मत करना, समझे? चौरंगियों वाली सड़क से महादेव आगे बढ़ रहे थे। उनकी ऊंची काली दाढ़ी कीचड़ और पानी में उलझी हुई थी। कपड़े एक रूखी नारंगी रंग की अलावान,
आधे अधूरे धोती, हाथ में कीचड़ मलिन एक जूता। पीछे उनके 3 बेटे गट गट करते हुए चल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लोग इस अद्भुत दृश्य को हैरान नम्र आंखों से देख रहे थे। महादेश की किसी और कोई परवाह नहीं। उनकी नजरें पूरी तरह सामने केंद्रित थीं। मुंह से कोई शब्द नहीं, बच्चों को कोई उपदेश नहीं दे रहे थे। क्या वे पीछे हैं या नहीं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं। हुनहुनाते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। बच्चे उनके कदमों की गति से समानांतर नहीं चल पा रहे थे, धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। ऐसे ही पिता और पुत्रों के बीच फासला बढ़ने लगा और अचानक वे भीड़ में दृष्टि की परछाई में गायब हो गए। बच्चों ने ये समझा तक नहीं। स्थिर, स्थबिर और अस्थिर अपने बाल्य सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके तेज तेज चल रहे थे। बाप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सड़क उन्हें पहचान थी। अचानक स्थबिर को याद आया, पॉकेट में रखा कमला लेबू अब भी बिना छुए पड़ा है। टप। पॉकेट में हाथ डालकर उसने आधा छूटे हुए फल को निकाल लिया और खाना शुरू कर दिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।